बात की जिनके मैं अभी नाम नहीं ले सकूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त हर तरह के लोग हैं। हुकूमत में बैठे हुए भी हैं, अपोजिशन में बैठे हुए भी हैं, निज़ाम का मुकाबला करने वाले भी हैं और निज़ाम के साथ चलने वाले भी हैं। लिहाजा सब लोग नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये एग्जैक्टली वही हकायक हैं जो हुआ है। अब तक हमारे पास मालूमात क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। हमारे पास मालूमात ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे से मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होगा। उसके बाद जो बड़ी खबर आती है वो ये आती है कि बजट पास हो गया और इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं की गई। उसके बाद यह दावा किया जाता है कि यह बजट इसलिए पास किया गया कि खतरा था कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिर जाएगी। उस हुकूमत को बचाने के लिए पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर यह तय पाया था कि बजट पास करवा दिया जाए। अब तक आपके सामने यही कहानी आई है। अब मैं आपको जो हकायक बताऊंगा ये वो हैं जो एग्जैक्टली मैंने हर तरफ से इकट्ठे किए और सारे डॉट्स कनेक्ट होने के बाद ये कहानी बनती है। हुआ ये कि जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर को धमकाया गया। उससे पहले भी कहा गया था, बाद में अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दी गई और अली अमीन गंडापुर को धमकियां दी गई और उन्हें यह कहा गया कि आपकी हुकूमत अब फारिग है, बजट पास करवाना है तो करवाओ, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत फारिग है और इमरान खान से मुलाकातें भी भूल जाओ। और बड़े सख्त पैगाम जो हैं वो गंडापुर साहब को दिए गए, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की थी कि अमेरिका में किसी किस्म का एहतजाज ना हो सके और इसमें मदद मांगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। माजी में भी मांगी थी, माजी में तहरीक इंसाफ ने मदद कर दी थी, अमेरिका में एहतजाज रुकवा दिया था। इस मरतबा नहीं रुकवाया, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट भी इसके ऊपर दे दिया था। तो गंडापुर साहब को जनाब धमकियां दी गई। अब गंडापुर साहब का एक रिकॉर्ड है कि उन्हें चाहे धमकी दी जाए, चाहे उठा के ले जाए, चाहे सारी रात कोई अपने पास रखे, गंडापुर साहब सुबह कोई कहानी नहीं बताते। गंडापुर साहब कभी ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ या उन्हें कौन उठाकर दे गया था या एक वजीर आला को इतने घंटों के लिए गायब किया गया तो इसके पीछे कौन लोग थे। गंडापुर साहब ये नहीं बोलते। वो ये तो कहानी अजीबोगरीब सुना देते हैं, देव मालाई किस्म की, कि मैंने पहाड़ क्रॉस कर लिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। तो गंडापुर साहब को धमकाया गया, उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि हुकूमत गई। अब अगर ये बजट पास नहीं होता तो इसके बहाने हुकूमत गिरा दी जाएगी। इन्हें खलबली पड़ गई कि मैंने अब बजट पास करवाना है किसी तरह। इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए अपने लोगों से कि जनाब हुकूमत जा रही है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं होगी तो कुछ भी पल्ले नहीं बचेगा, फिर हमारी वही हालत हो जाएगी जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इस किस्म की बातें ये वहां पे करना शुरू हो गए। ब्रीफिंग अली अमीन गंडापुर ने दी थी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ब्रीफिंग अली अमीन गंडापुर ने दी थी और एमपीएस को दी गई थी ब्रीफिंग पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग से पहले। ये दो तरह की मीटिंग हुई है, जिनमें एक मीटिंग का सारे जो है वो गोल कर रहे हैं, एक मीटिंग के बारे में कोई नहीं बता रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। असल मीटिंग कहां हुई और क्या हुई वो मैं आपको बता देता हूं। हुआ यह था कि एक तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो है वो एक मीटिंग हुई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, वहां पे डिस्कशन भी हुई थी और एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी जो ऑनलाइन मीटिंग थी और इसके अंदर कुछ 17-18 लोग शामिल थे और आधे के करीब लोग जो हैं, यानी आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल भी नहीं थे। ये अचानक मीटिंग कॉल की गई थी और ये ईरान के मसले पे कॉल की गई थी। लेकिन जब ये मीटिंग कॉल की गई तो इस मीटिंग में यह कहा गया कि जनाब मामला यह है कि ईरान के मसले पे बाद में बात करते हैं, पहले बजट पे बात कर लेते हैं। और बजट पे बात करने का रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर को यह बता दिया गया था कि तुम्हारी हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो गंडापुर साहब को यह पता चल गया था कि बजट ही एक ऐसी चीज है जहां से मैं फारिग हो सकता हूं, तो वो डर गए थे और वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे। तो उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में यह इंफॉर्म किया गया कि इससे पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा की हो चुकी है। यह बात आपके लिए शायद नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का मतलब यह है कि सारे एमपीएस, जितने एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सारे इकट्ठे बैठे। उसमें अली अमीन गंडापुर ने दी ब्रीफिंग और उसमें क्या बताया गया यह भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें बताया गया जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारी हुकूमत गिरा दी जाएगी, हमारे पास सरप्लस बजट है, हम ये चाहते हैं कि ये पैसा आप लोग खर्च करें जाकर अवाम के ऊपर और ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा और हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत है और ये साजिश तैयार हो चुकी है, अगर बजट पास ना हुआ तो ये मसला बन जाएगा।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 ग्रुप हैं। बाबर सलीम सवाती साहब स्पीकर, उनका एक ग्रुप है। इसी तरह एक ग्रुप जो है वो जुनैद अकबर साहब का है, एक ग्रुप जो है वो आतिफ खान साहब का है। तो इस तरह कुछ 4 के करीब ग्रुप वहां पे असद कैसर साहब है, ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अली अमीन गंडापुर का अपना भी एक ग्रुप है। मुराद सईद साहब के करीबी जो साथी हैं जो एमपीएस बन के पहुंच गए हैं, उनका अपना एक ग्रुप है। तो वहां अलग अलग ग्रुप है, लेकिन किसी ने भी मुखालफत नहीं की। और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर यह बताया गया कि यूनैनिमस यानी मुत्तफिका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि बजट पास करवाया जाए। अब जो सियासी कमेटी के लोग हैं ना, उनका यह कहना है कि जनाब हमारे सामने जब यह चीज आ गई कि मुत्तफिका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने यह फैसला कर लिया है या पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला कर लिया, तो हम कैसे रोक सकते हैं? वो तो मुत्तफिका फैसला करके आ गए। तो कहते जी उसके ऊपर हमने फिर तजावीज दी, और तजावीज हमने ये दी कि जनाब आपके पास वक्त कितना है। तो इस पे बताया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि एक्चुअली तो बजट 30 तारीख तक पास हो सकता है, लेकिन हमें 27 तारीख आखिरी समझनी चाहिए। उसका रीजन यह है कि अगर 27 तारीख को बजट पास करवा लिया गया तो फिर जो 3 दिन होते हैं गवर्नर के पास समरी पे दस्तखत करने के लिए, वो 3 दिन फिर आप 30 तारीख तक ले लें। अगर आपने 30 को बजट पास करवाया और गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो एक आईनी मसला पैदा हो सकता है, हमें परेशान किया जा सकता है या हुकूमत गिराने का बहाना एक मिल सकता है। लिहाजा आप 27 तारीख आखिरी समझें। तो पॉलिटिकल कमेटी में यह तय हो गया कि ठीक है, अगर 27 तारीख आखिरी है तो फिर आप आएंगे और आकर आप लोग अटियाला के बाहर इकट्ठे होंगे, रोला डालेंगे। और यह वादा कर लिया गया, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से वादा किया गया। बीच में कोई गारंटर्स डाले गए। अलीमा खान साहबा को यह पैगाम पहुंचाया गया कि जी आप, क्योंकि अलीमा खान एक बहुत सख्त पैगाम जारी करने वाली थी खैबर पख्तूनख्वा के बजट को जो पेश कर दिया गया था और इन मामलात को लेकर, तो अलीमा खान साहबा को रोकने के लिए उन्हें एक पैगाम भिजवाया गया चंद लोगों के जरिए से कि आप बेफिक्र हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस सारे के सारे बजट पेश होने से पहले पहुंच जाएंगे अडियाला के बाहर, वहां पर आके एहतजाज करेंगे। लेकिन बाद में वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। आधी रात को यह पता चलता है कि कल कोई भी एमपीए नहीं आएगा, यानी ये कोई एमपीएस नहीं आ रहे। और यह कहा गया कि जनाब 52 एमपीएस ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमा था पंजाब में, लिहाजा हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे एमपीएस उठा लिए जाएंगे, फिर बजट पास नहीं होगा, फिर हुकूमत गिरा दी जाएगी। लिहाजा हम 25 तारीख को आएंगे अपनी पहले जमानतें करवाने के बाद। अब 25 तारीख की डेट दे दी गई। उस पर भी अलीमा खान साहबा ने कहा जी ठीक है 25 तारीख को आप, लेकिन आए सारे वहां पर। लेकिन होता यह है कि अचानक से सबको पता चलता है कि बजट पास हो गया, यानी 23 तारीख को अचानक से सबको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बजट पास हो गया। क्या यह इंफॉर्मेशन अचानक हो सकती है? बड़ा सवाल यह है। देखिए ना, 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप यह क्लेम करता है कि वो इमरान खान का वफादार है और वो जान देना चाहता है और उसे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। अली अमीन का ग्रुप है, बाबर सलीम सवाती का ग्रुप है, जहां पे एक ग्रुप जो है वो आतिफ खान का ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो जुनैद अकबर का ग्रुप है, असद कैसर साहब हैं, उनका अपना भाई एमपीए है, इसी तरह उमर अयूब साहब हैं, उनका अपना भाई एमपीए है। किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की और जो बजट पास हुआ वो हाथ खड़ा करके नहीं हुआ, बंदे खड़े करके बजट हुआ था। तो यहां पे एक बात तो क्लियर होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि अभी ये बजट पास करना है और हमें हुकूमत बचानी है। और उसका रीजन ये था कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने धमकी लगा दी थी कि तुम्हारी हुकूमत हम गिरा देंगे, तो उन्हें लगा कि अपनी हुकूमत बचाई जाए और इसके लिए उन्होंने वक्त से पहले यह बजट पास करवा लिया। यानी ये वादा किया गया था कि जनाब 25 को आएंगे, पहले 24 का वादा किया गया जनाब हम सारे पहुंच जाएंगे, फिर कहा गया नहीं जी हम 25 को पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम 27 को बजट पास करवाएंगे। अलीमा खान ने 2 सवालात भी पूछे थे। यानी जब शुरू में ये मामला लेकर आए ना, उन्होंने कहा जी बजट पास करवाना जरूरी है वरना हुकूमत गिर जाएगी। तो अलीमा खान ने 2 सवालात पूछे थे। एक, अलीमा खान ने पूछा जिन 5 बंदों को इमरान खान साहब पिछले 1.5-2 महीने से बुला रहे हैं, उन 5 बंदों ने कोई एक एफर्ट पिछले 1 महीने में अगर की है इमरान खान को मिलने की, वो अदालत में गए हों या अडियाला के बाहर गए हों जैसे हम जाते हैं, तो वो बता दें। इसका किसी के पास जवाब नहीं था। उन 5 बंदों ने, जिनमें अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, मुजम्मल असलम और उमर अयूब साहब और एक और साहब थे तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने कहा जी इन्होंने कोई एफर्ट की हो 5 ने मिलकर कि जनाब हम जाएंगे, जाके मिलेंगे इमरान खान साहब से। तो इसका जवाब नहीं था उनके पास, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, अलीमा खान साहब ने कहा कि वक्त कितना है आपके पास, तो उन्होंने कहा 27 तारीख तक। उन्होंने कहा 27 तारीख को बजट पास करेंगे, ये तय हो गया। लेकिन बजट को 27 से पहले 23 को पास कर दिया गया।
ये है जनाब असल कहानी। अब क्योंकि इमरान खान साहब ने बजट पास जो हो गया तो इमरान खान साहब ने आगे ही बढ़ना है। जेल के अंदर बैठ के वो इतने बोल्ड डिसीजन तो मुझे नहीं लगता ले सकते हैं, और ये डिसीजन तो इमरान खान का होगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। पहले भी उन्हें बड़े सरप्राइज मिले हैं, आइंदा भी मिलते रहेंगे। अब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है, ये मरियम नवाज खान साहबा ने इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो ये तो पहले जाना चाहिए था ना। अब तो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है, और वो मट्टी भी ऐसे अजीब तरीके से झाड़ी है। ये जरा आप देखिए, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला है जहां उनके मुताबिक हकीकी नुमाइंदगी है। इस सूबे के वजीर आला की कानूनी टीम की हिकमत अमली क्या है? इमरान खान ने हालिया पैगाम में कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो बस उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये एक जर्नलिस्ट हैं जो वहां से रिपोर्ट करिए सुप्रीम कोर्ट से, मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट आ गए ये लोग। इन्हें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कैसे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जाकर वहां पे विजिट करना है। आपने दरखास्त दायर करनी होती है जिसका एक बाकायदा कानूनी तरीकाकार होता है। सरदार लतीफ खोसा और बाकी जो लोग हैं, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बताया ही नहीं, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जाकर अदालत में पेश हो गए और उन्हें कहा जी आप आज खुद नोटिस इस मामले का ले लें। उनको भी मुसीबत में डाल दिया कि जनाब तुसी आज खुद नोटिस आप ले लें। तो इस पे जनाब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं, बेहतर है चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार ऑफिस का आप रुख करें जाकर। और लतीफ खोसा साहब ने कहा जनाब कि आपका आशीर्वाद चाहिए, यानी जजेस को जानबूझकर इम्तिहान में डालकर किसके मकासद को पूरा कर रहे हैं ये लोग। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने मुंह उठाया और चले गए सुप्रीम कोर्ट कि इमरान खान ने कहा भाई वो तरीकाकार होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मतलब ये नहीं है कि आपने वहां जाना, जाके अंदर से विजिट करके चक्कर लगा के एंजॉय करके सैर करके बाहर आ जाना। नहीं, आपने अपनी कानूनी दरखास्त दायर करनी होती है। आप जज के कमरे में पहुंच गए और आपका वकील वहां पे खड़ा होकर कह रहा है जी आपका आशीर्वाद चाहिए। दिस इज नॉट द वे। ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, और चले वहां इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत घिनौनी साजिश हुई है अदलिया के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद एक प्रोसीजर तो होता है ना, तो इस लेवल पे पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। बहरहाल बाद में खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने दरखास्त दायर कर दी है और इमरान खान से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दायर की, और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जो उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि उसके साथ सबूत मुंसलिक है, एतराफ किया था, तो उस मामले के ऊपर भी अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो नाज़रीन ये है वो पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रख दी है। ये है लुब्बे लुबाब कि ये सारा कुछ ऐसे हुआ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वो चारों ग्रुप जो दिन रात एक दूसरे से लड़ते हैं और हर ग्रुप ये कहता है कि वो ज्यादा इमरान खान का वफादार है, इन चारों ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसलिए बचाया कि हुकूमत जाते हुए वो नहीं देख सकते, और उन्हें यह लगता है कि अगर ये हुकूमत चली गई तो इमरान खान साहब का और सियासी तौर पे वैसे भी उन सब का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दिन रात लड़ने वाले कैसे इकट्ठे हुए, और ये पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर बार बार डाल रहे हैं। पॉलिटिकल कमेटी के लोग बार बार मुझे मैसेजेस और फोन करके बता रहे हैं कि जनाब हमारा कोई लेना देना नहीं है। सलमान अकरम राजा कह चुके हैं, बाकी सारे कह चुके हैं, यार हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बजट पास करने का हमने नहीं कहा। ये पार्लिमानी पार्टी जो थी खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें सारे एमपीए शामिल थे, उनको अली अमीन गंडापुर ने ब्रीफिंग दी थी, उसके नतीजे में यह बजट पास हुआ। वो ये कह रहे हैं कि ना उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं जी उन्होंने किया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसको पी लिया, इस मामले को भी माजी की तरह, और इस वक्त पीना ही बनता था, इसके ऊपर ज्यादा रोला तो और वो डाल नहीं सकते। अब नाज़रीन जहां पे बजट पे बात होनी चाहिए ना कि गरीब आदमी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला, लोगों को रिलीफ कितना मिला, वहां पे ये बात होने की बजाय बात ये हो रही है जनाब कि बजट पास कैसे करवाया गया। और ये सारी कंट्रोवर्सी जो है ये खुद से पैदा की गई। अगर 2-3 दिन इंतजार कर लेते, दिल बड़ा कर लेते, ऐसे कोई हलवा थोड़ी है कोई आएगा और आके हुकूमत गिरा देगा। हुकूमतें ऐसे थोड़ी गिरती हैं, अवामी हुकूमत है, अवाम का बड़ा प्रेशर है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन एक बात और भी अली अमीन गंडापुर को अंदाजा हो गया है कि वो अब अवाम में उतने मकबूल नहीं है। इमरान खान साहब की मकबूलियत अवाम में बहुत ज्यादा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपनी मकबूलियत अवाम में खो दी है। कभी पहाड़ियां चढ़ के, कभी लोगों को छोड़कर, कभी लाशों को छोड़कर वो भाग गए, तो इसकी वजह से उनकी मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम हुई है। तो उन्हें शायद ये लगता है कि अब अगर उनकी हुकूमत गिर गई तो लोग उनके लिए खड़े नहीं होंगे। इमरान खान के लिए तो खड़े होते रहेंगे, लेकिन गंडापुर के लिए खड़े नहीं होंगे और वो अपनी हुकूमत गंवा बैठेंगे। उन्हें ऐसा लगता है, लिहाजा उन्होंने जो किया ये ऑब्वियस था और ये दिखाई दे रहा था कि ऐसा ही होना था। अब नाज़रीन पंजाब में असातिज़ा बहुत बड़ी तादाद में पंजाब असेंबली के बाहर पहुंच गए। ये हजारों की तादाद है, बहुत बड़ी तादाद में। मुतालबा वो ये कर रहे हैं जी कि हमारी तनख्वाहों में और पेंशनों में 50% तक इजाफा किया जाए, हमारे अलाउंसेस भी बढ़ाए जाएं। देखिए महंगाई जिस शरह से बढ़ी है,
इस तरह से पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने खत लिखा, उन्होंने कहा जी कि पंजाब के बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 26वीं तरमीम के बाद इंसाफ की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो टिकटॉकर वजीर आला है, उन्होंने 40 अरब रुपए अपनी जाती तशहीर पर खर्च कर डाले हैं। हमारे मुल्क की हालात अब बनाना रिपब्लिक से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने और भी बहुत कुछ लिखा, बड़ी डिटेल है उनके इस लेटर के अंदर जो उन्होंने जेल से खत लिखा। लेकिन देखें, कुछ चीजें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बतौर अपोजिशन करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। जहां पे हम हुकूमत को याद दिलाते हैं कि उन्हें अवाम का ख्याल रखना है, उन्हें अवाम की उमंगों के मुताबिक आगे चलना है और अवामी जज्बात हम हुकूमत तक पहुंचाते हैं, तो अपोजिशन के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, किसान का इशू आया, इतना बड़ा इशू आया, किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस हुकूमत ने। पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसान के साथ खड़ी नहीं हुई, बयानात की हद तक खड़ी हुई। प्रैक्टिकली क्या किया? कुछ नहीं किया। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 5 से 10 रुपए बढ़ता था तो अपोजिशन तिगनी का नाच नचाती थी, कुछ नहीं किया। बिजली और गैस की कीमतें जो इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट तक हम मुफ्त कर देंगे, उनको दुगना तिगना 4 गुना तक ले गए। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई हमने नहीं देखा कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो, किसी किस्म का कोई हुकूमत को टफ टाइम दिया हो, तो नहीं हुआ ऐसा। पानी का इशू, नई नहरें निकालने का इशू, इसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहां थी? सिवाय मुखबरी करने के और बात बाहर निकालने के तरीके इंसाफ ने कुछ नहीं किया इस पे। चीनी का स्कैंडल, इमरान खान के दौर में चीनी 80 रुपए किलो के करीब जब पहुंची तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया था। इमरान खान को चीनी चोर डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जनाब माफियाज है। और आज वही चीनी 210 रुपए, और अभी अवाम की जेब के ऊपर 80 रुपए से ज्यादा का डाका डाला गया है फी किलो के हिसाब से। यानी पहले चीनी बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर भेज के कमीशन कमा ली, फिर उसी मिकदार में पाकिस्तान में वापस मंगवाकर फिर कमीशन कमा ली, और महंगी करके अवाम की जेब पे एक और डाका भी डाल दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहां है? कोई बात की है या किसी तरह खुलकर सामने आई है, या इस माफिया को बेनकाब किया है, या इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई है अवाम के साथ मिलकर? कुछ भी नहीं। गंदम का स्कैंडल आया, अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का जो है वो उड़ा दिया इन्होंने, और डॉलर्स के अंदर उड़ा दिया इन्होंने। कुछ नहीं इन्होंने किया। जाती तशहीर के ऊपर जितना पैसा ये हुकूमत खर्च कर रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिकमत अमली जीरो। तो जो अपोजिशन के वो काम है जो उन्हें करने चाहिए अवामी उमंगों के मुताबिक, वो काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं कर रही। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, इनके पास बहुत मार्जिन है। इतनी नालायक, नकम्मी, नकट्टू ऐसी हुकूमत कभी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी हुकूमत जिस अपोजिशन को मिल जाए, वो अपोजिशन तो नाक में दम कर सकती है, लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर काम ही नहीं करती। अपोजिशन का मेरे ख्याल में उन्हें यह लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि हमें इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, किसी से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत के नाम के ऊपर हम वोट लेकर इलेक्शन जीतते जाएंगे। और इस हुकूमत को एक तरह से क्लीन चिट दी हुई है मौजूदा अपोजिशन ने, और वो उनको टारगेट ही नहीं कर रही। यानी ये हुकूमत अभी भी इमरान खान को, पीटीआई को, इनकी साबिका हुकूमत को उन चीजों के लिए टारगेट करती है जो उन्होंने की नहीं। यानी कोई मुंह उठा के कह देता जी उस वक्त पेट्रोल 300 रुपए लीटर था, कोई कह देता जी उस वक्त फलानी चीज इतने रुपए की थी, तो क्या लोग बिलीव कर लेंगे? अगर सोशल मीडिया ना होता ना तो अपोजिशन टकेगी नहीं थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपोजिशन करने के मामले में पाकिस्तानी अवाम को काफी मायूस किया है। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो उमर अयूब साहब ने दिया, और ये स्टेटमेंट दुखती रख गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि वो ये कहते हैं जनाब कि इतने सारे ट्राले आ जाते हैं वहां से ईरान से डीजल लेकर, पेट्रोल लेकर, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकती क्यों नहीं है? लेकिन ये गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है ना ईरानी तेल की, वो पाकिस्तान में आ रहा है। वो ये कहते हैं कि 72,000 से जायद 18 व्हीलर ट्रकों के जरिए ये स्मगलिंग होती है। 72,244 ट्रक, वो कहते हैं जी 18 व्हीलर, ये 26 पुलों के ऊपर से गुजर के पाकिस्तान में आते रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें क्यों नहीं रोकती? क्या वो इस स्मगलिंग का हिस्सा है? क्या इसमें सारे अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं? एक्चुअली वो ये इशारा करते हैं, बार बार उमर अयूब साहब ये बात करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की दुखती रग है। ये स्मगलिंग तेल की नहीं रुकती, वो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन बाकी चीजों पे बात करनी चाहिए, अवामी इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। जब आप अवामी इश्यूज पे बात नहीं करते तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता इररेलीवेंट हो जाती है आपकी नजर में, और आप इररेलीवेंट हो जाते हैं
अवाम की नजर में। इमरान खान जब तक बाहर थे वो हर अवामी इशू के ऊपर बात करते थे, हर अवामी इशू के ऊपर पूरा एक एजेंडा देते थे और उसके ऊपर खड़े हो जाते थे, लेकिन उनकी पार्टी ने एक भी अवामी इशू को नहीं उठाया। नाज़रीन, अब इंटरनेशनल फ्रंट पे जाते हैं, एक दो खबरें आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। नंबर एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पहले तो नेतन्याहू के ऊपर सख्त किस्म का बयान दिया था, फिर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर दी और ये कहा कि अमेरिका का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जंग में खड़ा हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जनाब कि जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी है, ईरानी लोग शानदार हैं, बशमूल ईरान, ये सब के लिए बड़ी कामयाबी है कि जंगबंदी हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब जंगबंदी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके बावजूद एक स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ रहा था मलिया लोधी साहिबा का, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 8 मरतबा ऐसा हुआ है कि फलस्तीनियों के लिए जब आवाज उठाई गई कि जनाब जो हमला किया इसराइल ने वो गलत किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट किया फलस्तीनियों के मुकाबले में, निहत्ते फलस्तीनी है। तो ऐसे शख्स को अमन के नोबेल प्राइज के लिए कैसे नामजद किया जा सकता है, ये मलिहा लोधी साहिबा ने बड़ी जायज बात की है। और एक चीज और, अमेरिका की जानिब से यह भी कहा गया कि ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन लीक हुई है या ये जो राज बाहर निकाले गए हैं कि ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह किया गया या नहीं किया गया, वो इसको एक समझते हैं कि ये ब्रीच किया गया है और इसके खिलाफ शायद वहां पे कार्रवाई की जाए। लेकिन ये खबरें अखबारों में छप चुकी हैं कि ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उन्हें जिस किस्म के नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया वैसा नुकसान वहां पे पहुंचा नहीं है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।